नमस्कार मित्रों, कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का अध्याय नंबर 6 केंद्र सरकार के अंतर्गत अपन पहले पढ़ चुके हैं सरकार का अर्थ और परिभाषा। उसके बाद अपन सरकार के प्रमुख 3 अंग होते हैं उसके बारे में पढ़ा था, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसमें पहला चैप्टर लिया था अपने व्यवस्थापिका के अंतर्गत अपन लिया था व्यवस्थापिका के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग में से क्या है व्यवस्थापिका? एक प्रथम अंग है, उसमें 3 सदस्य होते हैं, सदन होते हैं 2 और इन 3 और उसका सदस्य होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर क्या बनता है? संसद। ये क्या बोला जाता है? संसद के अंग बोले जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संसद के अंग। तो अपन पहले पढ़ चुके हैं लोकसभा के बाद अपन अब पढ़ते हैं राज्यसभा। तो लेते हैं राज्यसभा की रचना या संगठन। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। अंडरलाइन कीजिए, राज्यसभा भारतीय संसद का क्या है? द्वितीय, या उसको दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं? उच्च सदन है। इसे लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी इसका अपना महत्व और उपयोगिता है। यानी कि लोकसभा को जितनी शक्तियां प्राप्त है वो राज्यसभा को प्राप्त नहीं है, उससे कम शक्तियां प्राप्त हैं। और लोकसभा को क्या बोला जाता है? कि प्रथम सदन और लोकप्रिय सदन बोला जाता है। निम्न सदन भी बोलते हैं, लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं और उसको प्रथम सदन बोलते हैं संसद का। परंतु राज्यसभा को क्या बोला जाता है? ये क्या है? संसद का द्वितीय सदन है, इसको उच्च सदन भी कहा जाता है और इसे लोकसभा की तुलना में इनको शक्तियां प्राप्त कम है, परंतु इसका महत्व और उपयोगिता भी है। तो पहले लेते हैं राज्यसभा के सदस्य संख्या और निर्वाचन पद्धति। संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। अंडरलाइन कीजिए, संविधान के अनुसार कितनी हो सकती है? 250, परंतु वर्तमान समय में यह संख्या 245 है। वर्तमान समय में कितनी संख्या है? अंडरलाइन कर दीजिए, संविधान के अनुसार अधिकतम 250, वर्तमान समय में कितनी है? 245। और इन 245 में से ही 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या खेल के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो। ऐसे सेवाओं के वाले लोगों को 12 सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नियुक्त कर सकता है, यानी मनोनीत कर सकते हैं। राज्य विधानमंडलों द्वारा 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं तथा इन सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो इसका 12 सदस्य तो मनोनीत करता है राष्ट्रपति, और उसके अलावा जो 233 सदस्य पीछे बचते हैं उसका क्या होता है? निर्वाचन होता है। और निर्वाचन कैसे होता है? अंडरलाइन खींचो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अब दूसरा पॉइंट है सदस्यों की योग्यता। सदस्यों के राज्यसभा के सदस्य बनने की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए ही वे ही योग्यता है जो लोकसभा के सदस्यों के लिए है। अंतर केवल क्या है? अंतर केवल यह है कि लोकसभा के सदस्यों की आयु कितनी थी? 25 वर्ष की आयु थी, किंतु राज्यसभा के सदस्यों के लिए आयु कितनी निर्धारित की गई है?
30 वर्ष या इससे अधिक आयु होना आवश्यक है। यानी कि वो भारत का नागरिक हो, न्यायालय के द्वारा क्या नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, और उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होनी अनिवार्य है। इससे ज्यादा तो हो सकती है परंतु 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ये योग्यताएं होती है। अब राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, याद रखना बेटा, राज्यसभा अंडरलाइन खींचो, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा का पूछा जाए तो लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी भंग किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। परंतु लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, परंतु उससे पहले ही भंग किया जा सकता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी कि राज्यसभा के सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद में क्या होते हैं? 1/3 सदस्य रिटायरमेंट होते हैं, उनकी जगह नए आते हैं या वो भी वापस आ सकते हैं। हर 2 वर्ष बाद में चुनाव होते हैं और नए आते हैं, ऐसी रिटायरमेंट होते हैं यानी सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए आते हैं, 2/3। अब है राज्यसभा के पदाधिकारी। अब राज्यसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं? राज्यसभा के दो प्रमुख पदाधिकारी होता है, एक सभापति, एक होता है उपसभापति। भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वो हमेशा क्या होता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अंडरलाइन खींचो, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष है। उसका कार्यकाल कितना है? परंतु राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष है? 6 वर्ष है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। सभापति तो होता है, कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होती है। अपने पद पर रहते हुए क्या होता है? सभापति होता है। परंतु उपसभापति कौन होता है? जो राज्यसभा के सदस्यों में से ही किसी एक को उपसभापति नियुक्त किया जाता है या निर्वाचित कर दिया जाता है। उसको निर्वाचित, इलेक्शन होता है तो निर्वाचित होता है। अब अपने राज्यसभा लोकसभा हो गया। अब अपन पढ़ते हैं संसद के कार्य तथा शक्तियां, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट पर पर्सन आने की संभावना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अपना भारत का एक नया संसद भवन का निर्माण हो रहा है, इसलिए ये सुर्खियों में है। इसके कारण बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना ज्यादा है। तो संसद के कार्य तथा शक्तियां इंपोर्टेंट कर देना है। संविधान के द्वारा संसद को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है। संविधान के द्वारा संसद को व्यापक शक्तियां यानी बहुत विस्तृत रूप से शक्तियां प्रदान की गई हैं। संसद की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख अग्रलिखित रूपों में किया जा सकता है। अब देखो, पहली शक्ति लेते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति क्या होती है? कानून निर्माण करने की शक्ति। विधायी शक्ति क्या होती है? हाँ, विधेय यानी कानून, विधि यानी कानून। संसद का सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना है। संसद को संघीय सूची में और समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि समवर्ती सूची के विषयों पर संघीय संसद और राज्य विधान मंडल दोनों के द्वारा ही कानूनों का निर्माण किया जा सकता है, किंतु इन दोनों द्वारा निर्मित कानूनों को में पारस्परिक विरोध होने की स्थिति में संसद द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होंगे। संसद के द्वारा अवशिष्ट विषयों पर भी कानून निर्माण किया जा सकता है। देखो बेटा, क्या होता है विधायी शक्ति का मतलब क्या होता है कि जो राष्ट्र हितों की दृष्टि में रखते हुए क्या बनाना है, मुख्य कार्य क्या है संसद का? कानून का निर्माण करना है। क्या करना है? हाँ,
तो कानून का निर्माण किस सूचियों पर करेगा? वो संघीय सूची और समवर्ती सूची, ये दोनों सूचियों पर जो विषय है उन पर कानून निर्माण का अधिकार संसद को प्राप्त है। और इसी समवर्ती सूची में क्या होता है कि समवर्ती सूची में संसद भी कानून बना सकता है और राज्य की सरकार भी कानून बना सकती है। ऐसी स्थिति में जब एक जैसे ही कानून होते हैं तो एक जैसे कानून होने के नाते वो क्या करेगी? संसद का जो कानून होगा वो ही मान्य होगा, राज्य सरकार का कानून होगा वो मान्य नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? संसदीय सर्वोपरि माना जाता है। अब दूसरा लेते हैं पर संविधान में संशोधन की शक्ति। भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल और केवल भारत की संसद को है। किसको है? भारत की संसद को। अन्य राज्यों की विधानसभाओं या विधान परिषद को किसी को नहीं है। तो संविधान संशोधन के संबंध में संसद को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, किसी राज्य के विधानमंडल में नहीं। संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान के संशोधन का कार्य किया जाता है और संविधान के अधिकांश भाग अकेली संसद के द्वारा ही या तो सामान्य बहुमत से या प्रत्यक्ष दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है। संविधान के केवल कुछ ही व्यवस्थाएं ऐसी है जिनमें संशोधन के लिए भारतीय संघ के आदेश राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है, उनकी अनुमति लेनी पड़ती है, परंतु अधिकार केवल किसको है? संसद को है संविधान में संशोधन करने के। अब तीसरी है वित्तीय शक्तियां। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है और प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट, राष्ट्रीय आय व्यय का लेखा, बजट किसको बोला जाता है? राष्ट्रीय आय व्यय का लेखा जोखा होता है वो बजट कहलाता है। जब तक संसद लोकसभा से स्वीकार न कर लिया जाए उस समय तक आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि वित्तीय शक्ति के अंतर्गत क्या होता है कि जो भारतीय संसद में राष्ट्रीय वित्त का पूर्ण अधिकार है और वो प्रतिवर्ष बजट कौन पेश करता है? भारत का जो वित्त मंत्री होता है वो भारत का बजट पेश किया जाता है। और बजट किसको बोला जाता है? राष्ट्रीय आय व्यय का लेखा होता है, वो क्या बोलाता है? बजट कहलाता है। बजट को केवल और केवल कहां पर पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाए। ये इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा से अधिकार ये नहीं है कि बजट पेश किया जाता है। केवल और केवल बजट कहां पेश किया जाता है? लोकसभा में बजट पेश किया जाता है, नहीं स्वीकार किया जाता है। वहीं पर उसका आय व्यय संबंधित ब्यौरा वित्त मंत्री के द्वारा दिया जाता है। अब है प्रशासनिक शक्ति। भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक प्रकार के कार्य से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। संसद केवल उन पर अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है और संसद में व्यवहारिक रूप से लोकसभा के प्रति हमेशा उत्तरदायी होती है और लोकसभा में विश्वास होता है, मत प्राप्त होता है जब तक कि उसकी सरकार रहती है। अब है निर्वाचन संबंधी शक्तियां। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंतर्गत जो संसद होता है, संसद में निर्वाचन पद्धति क्या होती है? देखो, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद कितने अंडरलाइन करनी है? अनुच्छेद 54 के द्वारा संसद के कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां प्रदान की गई हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल के अंग हैं। ये अंडरलाइन कर देना है। 54 के अंतर्गत तो राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों के सदस्य क्या करेंगे? राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। और अनुच्छेद 66 के अनुसार 66
अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो उपराष्ट्रपति के वोट देने का जो संसद में लिखा गया है कौन से अनुच्छेद में है? 66 में। राष्ट्रपति का कितने नंबर अनुच्छेद है? 56 नंबर अनुच्छेद है, जिससे निर्वाचित जो वोट देने का अधिकार है संसद के सदस्यों को। अब है विविध शक्तियां, और इसके अलावा जो कौन कौन सी शक्तियां, वो सारी शक्तियां देखे पढ़ते हैं अपने। उपयुक्त के अतिरिक्त संसद के कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं। क संसद के दोनों सदन संविधान द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर उन्हें पदच्युत कर सकते हैं। इस प्रकार ये दोनों सदन सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को असमता व दुराचरण के आधार पर पदच्युत करने का अधिकार प्रस्ताव पास कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रस्ताव प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए भी राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा में अनुमोदित होना चाहिए। तो देखो बेटा, ऐसी बात है कि राष्ट्रपति को हटाना है, राष्ट्रपति सही काम नहीं कर रहा, अपने संविधान के अनुसार जो कार्य नहीं कर रहा है, उस राष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुच्छेद 61 अनुच्छेद कितने हैं? 61 के अनुसार जो संसद में दो प्रक्रिया लाई जाती है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से किसी एक सदन में 2/3 बहुमत से पास हो जाता है प्रस्ताव, फिर लोकसभा से राज्यसभा में जाता है, वहां पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति को अपने पद से क्या करना पड़ता है? पद से हटना पड़ता है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? महाभियोग की प्रक्रिया। क्या बोला जाता है? अंडरलाइन कर दो, महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है। अब देखो, अपने उपराष्ट्रपति को हटाना है तो पहले राज्यसभा में प्रस्ताव लाना पड़ेगा। कहां पर लाना पड़ेगा बेटा? राज्यसभा में प्रस्ताव लाना पड़ेगा। राज्यसभा पास कर देती है 2/3 बहुमत से, फिर लोकसभा पास कर देती है, तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से क्या करता है? हटना पड़ता है। और इसी प्रक्रिया के अनुसार किसी राज्य के, यानी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है तो वही प्रक्रिया होगी जो राष्ट्रपति के द्वारा को इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया होती है। तो वो उसको क्या नहीं बोलेंगे? महाभियोग प्रक्रिया नहीं बोली जाएगी। केवल और केवल कहाँ उसको बोला जाता है कि उसको हटाना है तो दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास करो और उसको हटा दीजिए, पदच्युत कर दीजिए। न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उस न्यायालय के न्यायाधीशों की असमता या दुराचरण के कारण के आधार पर पदच्युत का प्रस्ताव दोनों सदनों में लाया जाता है, परंतु इस शब्द महाभियोग का शब्द उपयोग नहीं किया जाएगा। महाभियोग का शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति के हटाने के लिए ही यह शब्द उपयोग में लिया जाता है। ख, राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा की प्रभाविकता के लिए घोषणा के 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए लागू होता है और इसके बाद भी यदि उसे बढ़ाने की आवश्यकता है तो यह 6 माह तक और बढ़ाया जा सकता है और इसके लिए संसद के दोनों सदनों को स्वीकृति आवश्यक होती है। देखो क्या होता है, कभी कभी किसी राज्य में शासन नहीं, सरकार नहीं चल सकती है, तो उस क्षेत्र में, उस राज्य में क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। अब क्या यहाँ पर किसका शासन रहेगा? राष्ट्रपति का शासन रहेगा। तो राष्ट्रपति का शासन के लिए अपना क्या होता है, जब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है तो 1 महीने के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों में से क्या करना? अनुमोदन करवाना आवश्यक होता है, यानी कि अनुमति लेनी आवश्यक होती है दोनों सदनों की। और एक बार जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो 6 महीने तक होता है। अगर 6 महीने के बाद भी आपको लगाना पड़े तो आपको क्या करना पड़ेगा? संसद को दोनों सदनों से स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। ये थे सारे क्या है? संसद के कार्य थे, कार्य एवं शक्तियां। अब अपन लेते हैं लोकसभा की शक्तियां और अधिकार।
अब लेते हैं लोकसभा की शक्तियां और अथवा अधिकार और कार्य। पहले लेते हैं विधायी शक्ति। संविधान के अनुसार भारतीय संसद संघीय सूची और संवर्ती और अवशिष्ट विषयों पर कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय में कानून निर्माण कर सकती है। संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों को पारित होने पर राष्ट्रपति उस पर क्या बन जाता है, हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। अगर राष्ट्रपति जैसे ही हस्ताक्षर करेगा वो क्या बन जाता है, एक कानून बन जाता है। तो विधायी शक्ति है। फिर है वित्तीय शक्ति है। भारतीय संसद द्वारा वित्तीय सत्र का संबंध में शक्ति लोकसभा को ही प्रदान की गई है। इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति बहुत गौण है। अनुच्छेद 109 अंडरलाइन करो। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। 109 अनुच्छेद 109 के अनुसार क्या होता है कि जब धन विधेयक होता है, धन विधेयक केवल और केवल क्या कहां पर पेश किया जा सकता है, लोकसभा में ही किया जा सकता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। धन यानी जो बजट वगैरह पैसों का है, जो लेन देन होती है, वो सारा बजट है, केवल और केवल क्या होता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा के लिए आवश्यक होता है कि उसे धन विधेयक प्राप्ति के तिथि से 14 दिन के अंदर अंदर विधेयक लोकसभा को वापस क्या करना पड़ता है, लौटा देना होता है। राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन उसने स्वीकार करना या न करना ये लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। ऐसा होता है बेटा, क्या होता है कि लोग ये जो धन विधेयक होते हैं, धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। राज्यसभा को केवल और केवल उसको अधिकार है कि 14 दिन, आज भेज दिया तो 14 दिन तक वो देख लो और उसको वापस भेज दो, और उसमें कोई फेरबदल करना है तो आप सुझाव दे दो लोकसभा को। अगर सुझाव वो लोकसभा की इच्छा पर होता है, सुझाव माने या नहीं माने। तो इस स्थिति में क्या होता है कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा एक गौण है, उनको शक्ति प्राप्त नहीं है। धन विधेयक की शक्ति केवल और केवल किसके प्राप्त होती है, लोकसभा को। अब कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद व्यवहार में लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। अंडरलाइन करो बेटा। संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद यानी व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक वे उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त होता है। अगर लोकसभा सरकार मंत्रिमंडल केवल और उसी समय तक अपने पद पर रहती है जब तक लोकसभा में उसके पास क्या होना चाहिए, विश्वास प्राप्त होता हो। यानी कि सरकार के लिए जितनी सीटें चाहिए उसकी सीटें होनी अनिवार्य है, तभी वो अपनी सरकार चला सकती है। अब संविधान संशोधन की शक्ति। लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन या परिवर्तन का अधिकार है भी प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद अंडरलाइन कीजिए बेटा। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन का अधिकांश भाग में संशोधन का कार्य अकेली संसद के द्वारा ही किया जाता है। अगर भारतीय संविधान में संशोधन करना है तो अनुच्छेद 368 क्या किसका इस्तेमाल करना है, अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करेंगे और उसी के अनुसार ही क्या होगा, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। किसके द्वारा, संसद के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा, संसद के द्वारा। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत, 368 के अनुसार। अब निर्वाचन मंडल के रूप में लोकसभा निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार तो बताया था मैंने अभी, क्या बताया था, सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे है? और अनुच्छेद 66 के अनुसार क्या बताया था, उपराष्ट्रपति के सदस्यों के लिए निर्वाचन में भाग ले सकते हैं 66 के अनुसार, और 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं लोकसभा सदस्य। तो
लोकसभा निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। और 66 के अनुसार क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सदन में कार्य करेंगे। इस प्रकार आज अपन इतने ही लेते हैं। अगला अपना भी टॉपिक होगा राज्यसभा के कार्य और शक्तियां। सभी का धन्यवाद।